हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये आपका एनालिसिस जो अरुणाचल टाइम्स का हम लोग कर रहा है, ठीक है। और ये होगा आपका 19 मार्च 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज जेएनवी स्टूडेंट साइंस एट NSEB यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी 2025 का। तो ये जो आर्टिकल है इसमें विनीत लोंगजीलू, ठीक है, नाम है विनीत लोंगजीलू, जो स्टूडेंट ऑफ जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग का जो स्टूडेंट है, ही हैज़ इमर्ज एज ए स्टेट टॉपर फॉर द अरुणाचल प्रदेश इन नेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन जो एग्ज़ाम है बायोलॉजी का साइंस एग्ज़ाम, उसमें वो स्टैंड मतलब सबसे टॉप रहा है। सो आउट ऑफ 302 कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड ओवर 42,000 ऑफ द पार्टिसिपेशन नेशनल वाइड, विनीत जो सबसे टॉप पोजीशन को वो सिक्योर कर सका है, जिसका एग्जाम नवंबर 23 2025 में कंडक्ट किया है, ठीक है। और ये बेसिकली ऐसा एग्जाम है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन किया जाता है टू आइडेंटिफाई द साइंटिफिक टैलेंट्स। तो एग्ज़ाम क्या था? एग्ज़ाम है आपका नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी 2025 का। और इसको ऑर्गेनाइज किया है एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन बायोलॉजिकल साइंस, ATBS बोलेगा इसको हम। और गवर्निंग इंस्टीट्यूट इसमें है होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, वो उसका गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। और ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल वाइज किया जाता है, जिसमें अराउंड 42,000 ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है। और ये अराउंड 1705 सेंटर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड में इसको किया गया है ये एग्ज़ाम को, ओके। तो इसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन फॉर द इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपिया, ये पहली बार अभी इस बार का 2025 में इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। और इसमें नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, अच्छा, और उसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट में नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, इसको इंडिया में 2000 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये जो आपका जो ओलंपियाड बॉडी है, बायोलॉजी ओलंपियाड बॉडी, ये भी एक नया फॉर्मल पार्टिसिपेशन आपका साइंस का सेक्टर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले साइंस का अदर सेक्शन जैसे कि फिजिक्स का है, फिजिक्स का ओलंपियाड जो 1987 तब से स्टार्ट हुआ है, और बायोलॉजी को सबसे यंगर साइंस मानते हुए इसका नेशनल ओलंपियाड 2000 से इंडिया में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो बायोलॉजी का जो ओलंपियाड है, इंडिया का फैक्चुअल पॉइंट्स में यहाँ पे अलग से बना के रखा है, 2000 में याद करो इस्टेब्लिश हुआ है। करने वाला इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर है। उसके अलावा नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन वो बॉडी है। और ये आपका ये होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, उसके अंदर में बायोलॉजिकल साइंस एसोसिएशन के अंदर में इसको कर रहा है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी ये जो ओलंपियाड है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहा है, तो होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये वो इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर में ये ओलंपियाड को रख रहा है। और ये इंस्टीट्यूट इंडिया में 2005 को इस्टेब्लिश हुआ है, वेल इस्टेब्लिश हो गया है। और इसका सेंटर जो मुंबई में है, ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, जिसमें एकेडमिक प्रोग्राम्स, आपका रिसर्च प्रीमियर्स, ये सब रखता है अंदर इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में। हेडक्वार्टर जैसे मुंबई में हो गया, इस्टेब्लिश 2005 में हो गया, ठीक है। उसके बाद 2024 में इसको फॉर हिज एक्सेलेंसी, ठीक है, उसका एक्सेलेंसी रिसर्च लुक के लिए उसको 6 रैंक रखा था। और यूनिवर्सिटी यानी कि एजुकेशन सेक्टर में 16 लेवल में रखा गया है अमॉन्ग द यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये होमी जहांगीर बाबा, ये फिर कौन है ना, जिसके नाम पे आपका ये जो बायोलॉजी का ओलंपियाड रख रहा है। ही इज़ ए वेल नोन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, जिसको ऑफन हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। मिसाइल मैन तो आपका ये अब्दुल कलाम जी है, लेकिन उसके अलावा इसको हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ही इज़ नॉट जस्ट ए विजनरी, लेकिन वो पायनर था न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में इंडिया में विद द एंटायर मॉडर्न साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। So he is known for his theoretical physics works and also his work on cosmic rays. तो पर्सनली उसके बारे में एक भी से उसको हम कंप्लीट मैन बोलते हैं। कंप्लीट मैन मीन्स बियॉन्ड बीइंग ए साइंटिस्ट, वो एक टैलेंटेड पेंटर था, एक लवर फॉर द क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक था, एंड ऑल्सो ए डेडिकेटेड बॉटनिस्ट भी था वो, ठीक है। उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जो आपका ब्रिटिश का सोसाइटी है। एंड ही वॉज अवॉर्डेड पद्मा भूषण इन
1954। उसके अलावा नोबेल प्राइज़ के लिए उसको 5 टाइम्स नॉमिनेट तो किया है, अनफॉर्चुनेटली जीता नहीं है। उसके बाद वो जो ट्रेजिक एक्सीडेंट जो हुआ है माउंट ब्लैंक इन 1966 में, जो एयर इंडिया जो फ्लाइट था उसका एक्सीडेंट में वो मर गया है, ठीक है, अनटाइमली डेथ। उसके बाद वाइट वाटर राफ्टिंग कोर्सेज फॉर एनसीसी कैडेट। सो अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश BNNCC तवांग का, ये लोग इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर, जिसे हम नीमास बोलता है, हम ये नीमास वर्ड को यूज़ करेगा, ये एक वाइट वाटर राफ्टिंग कोर्स इन द कमिंग रिवर इन वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो इसमें अराउंड 50 कैडेट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ में राफ्टिंग टेक्निक्स और आपका जो रिवर सेफ्टी है उसको सिखाया जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसमें ट्रैकिंग प्रोग्राम भी रखा गया है जो आपका पिंजुली में जाएगा। उसके बाद वहाँ से वो लोग टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर में जाके एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एज वेल एज जो नेसेसरी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उसको वो लोग सीखेगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट में ये याद रखो, ये आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बालुकपुंग में रखा जाएगा, कमिंग रिवर का ऊपर में किया जाएगा। और स्पेसिफिकली यहाँ पे टू अरुणाचल प्रदेश BNNCC बेस्ड ऑन द तवांग, ठीक है, जो हेडक्वार्टर जिसका तेजपुर में है उसके अंदर में ये कैडेट लोग कर रहा है। एंड नीमास मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर ऑफ स्पोर्ट, ये वो बॉडी है जो मिलके ये प्रोग्राम को रख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स और अदर एक्टिविटीज़ जैसे ट्रैकिंग हो गया, टीपी रिसर्च, ये भी किया जा रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये बच्चों लोग में जितना भी पार्टिसिपेंट है उसमें एक लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस डाल सके। ओके, सो ये लीडरशिप का ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान, ये जितना भी ट्रेनिंग है एंड रोल ऑफ एडवेंचर इन द बिल्डिंग है उसको वो टेकल कर ध्यान दे, मतलब उसके अंदर में किया जाएगा। सो एग्ज़ाम में स्पेशली APSSB में ये जो इंस्टीट्यूट होता है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर जिसको हम नीमास बुलाता है, ये इंस्टीट्यूट का लोकेशन पूछा जा सकता है अरुणाचल का सेक्शन में। तो ये अरुणाचल का दिरांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके अलावा ये ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया है जहाँ में ये कोर्सेज फॉर द ट्री एडवेंचर्स जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, वो मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे यूनिक होगा। उसके बाद ये ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, दूसरा चीज़, ठीक है, डिफेंस के अंदर में। और इसको सबसे पहले 2003 में आपका देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इसको अनाउंस किया गया था इस्ताब्लिश करने के लिए, लेकिन इसका जो मैंडेटरी इस्ताब्लिशमेंट और फंक्शनिंग 2012 से हुआ है अंडर द एडवेंचर स्पोर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनिंग दिया जाता है, वाइट वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जो टेरेंस बाइकिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब कोर्सेस यहाँ पे ऑफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कमिंग रिवर के बारे में, सिंस जो रिवर में इसका जो प्रोग्राम रख रहा है उसके बारे में आपको क्या मालूम होना है। कमिंग रिवर जो है ये एक ग्लेशियर लेक होता है, ग्लेशियर लेक से ओरिजिनेट करके गोरीचन माउंटेन से ये निकलता है जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर में रहता है, ठीक है। और ये आपका ईस्ट और वेस्ट कमिंग का डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करते हुए सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में ये निकलता है, जहाँ पे वो एग्जैक्टली आपका तेजपुर एरिया में ब्रह्मपुत्र के साथ वो मिल जाता है, होगा। और इसीलिए असम में इसको हम जाई बरेली या तो जाई बोरेली ये कहा जाता है कमिंग रिवर को। और उसके अलावा उसका इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज है टीपी, टेंगा, बिचोम, दिरांग, चू, ये लोग उसका ट्रिब्यूटरीज रिवर है। और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कमिंग रिवर का ये है कि वो नेचुरल बाउंड्री बनता है सीसा ऑर्किड के अलावा ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पाके टाइगर रिजर्व का, ठीक है। और ये जो एरिया है कमिंग रिवर के आसपास में कमिंग डिस्ट्रिक्ट में जो जो इंडिजिनियस ट्राइब है वो जैसे कि आपका मोम्पा, शेरटुकपेन, अका, ये लोग रहता है। और उसके अलावा हम लोग का अरुणाचल का जो स्टेट फिश है गोल्डन मैसर, उसका क्लास 3 एंड क्लास 4 का वाइट वाटर राफ्टिंग और उसका जो फिशिंग होता है वो आपका कमिंग रिवर में, कमिंग रिवर इज नोन फॉर दोज एडवेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर एक्ट। सो रिसेंटली एक प्रोग्राम एम टू एजुकेट चाइल्ड लेबर एक्ट और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट के बारे में अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली एक प्रोग्राम रखा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां में स्पेशली फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स पर्टिकुलरली चिल्ड्रेन
के बारे में ये प्रोग्राम रखा है, जहां में स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑफ द एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। इसका एम है कि पीपल को एजुकेट करे स्पेशली अबाउट दिस चाइल्ड लेबर एक्ट और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट के बारे में, जो अभी एबोलिश हो गया है। और ये आपका इटालियन सर्कल ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी लोग मिलके इसको सिटीजन को अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का की हाईलाइट में स्पेशली जो चाइल्ड लेबर होता है उसका क्या क्या लीगल फॉर्म्स है और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, वो सब हम लोग देख लेगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जैसे कि चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर यानी कि प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये वो एक्ट है जहां में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना मना करता है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट ऑफ 1976, ये एक ऐसा एम है जहां में इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ लेबर किया जाता है, बॉन्डेड लेबर, पैदा से लेबर, वो चीज़ को एबुलेस किया है गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 23 है, जो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन को बेगर या फोर्स लेबर करने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि बच्चों जो बिलो द एज ऑफ 14 है उसको फैक्ट्री, माइंस या तो कोई भी हेजरस ऑक्यूपेशन में हम इंडल्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग एक अप्रोच यानी कि एक बटम अप अप्रोच वो लोग कर रहा है। ठीक है, एंड दूसरा है कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, मतलब इट इज़ नेसेसरी कि कम्युनिटी को एक्ट्स और अवेयरनेस के बारे में बताया जाए ताकि वो लोग लॉ के बारे में समझे एंड ऑल्सो द कंसेप्ट, इसका जो बैड कंसेप्ट है ना, नेगेटिव कंसेप्ट के बारे में भी वो जाने। डन। ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज प्रोवाइड किया है फॉर द चाइल्ड लेबर एज वेल एज बॉन्डेड लेबर एक्ट के अंदर में। चाइल्ड लेबर के अंदर में गवर्नमेंट जो चाइल्ड लेबर एक्ट जो डाला है 2016 में, वो प्रोहिबिट करता है एंड सीवियर पनिशमेंट विद द स्ट्रॉन्ग डिटरेंट वो देता है जब चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट टाइम ऑफेंस होने से 6 to 12 2 years तक प्रिजन देता है। फाइन जैसे कि हो गया आपका 20,000 से 50,000 फाइन। अगर वो रिपीटेटिवली चाइल्ड लेबर करता है तो उसको 1 साल से 3 साल तक, और उसके बाद फाइन जो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन के हिसाब से चलता है। ओके, उसके बाद पेरेंट्स और गार्डियन जनरली दे आर नॉट पनिश फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, लेकिन रिपीटेटिवली करने से वो लोग का ऊपर में फाइन और पनिशमेंट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कॉग्निजल ऑफेंसेस, यानी कि ये एक ऑफेंस है जिसको विदाउट एनी वारंट के हिसाब से आपका जो पुलिस लोग कर सकता है, और इसके ऊपर में नॉन बेलेबल मतलब चार्जेस भी फाइल कर सकता है। उसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट में, यहाँ में जो एनफोर्स बॉन्डेड लेबर करता है वो लोग को पनिश किया जाता है 3 साल तक, और 2,000 का फाइन देता है। उसका बाद एडवांस बॉन्डेड जो डेप्थ होता है, प्रोवाइडिंग लोन, गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करता है वो लोग के लिए। और फेलियर टू रेस्टोर द प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई भी बॉन्डेड लेबर से मतलब इफ द एम्प्लॉयर फेल टू रिटर्न देयर प्रॉपर्टी बॉन्डेड लेबर का, तो वो लोग के ऊपर में भी ट्रायल रख सकता है और वो लोग के ऊपर में भी फाइन रखता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपका बॉन्डेड लेबर्स कुछ फॉर्म ऑफ डेप्ट में होता है, यानी कि लोन में होता है किसी क्रेडिटर से, तो गवर्नमेंट उसको बॉन्ड एक्ट के अंदर में कंप्लीटली वाइट आउट, है ना, वाइप आउट डेप्ट को कर सकता है। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स जो लेबर से रिलेटेड है, इसको आप लोग याद करो, आर्टिकल 23 राइट टू एक्सप्लोटेशन बोलता है, और ये ज़्यादातर एपीएसएसबी में भी और या एपीएसएस का जो प्रीलिम्स है उसमें भी पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 ईयर्स का जो एजुकेशन है ये सब पूछा जाता है। ये लोग फैक्चुअल पॉइंट्स है तो ये नेसेसरी है। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसमें भी आर्टिकल 39 ई, इसमें ज़्यादातर वर्कर्स लोग का हेल्थ से रिलेटेड, इकोनॉमिक नेसेसिटी से रिलेटेड होता है। और आर्टिकल 39 एफ, यहाँ में बच्चों का डिग्निटी एंड डेवलपमेंट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को लेके किया जाता है। और आर्टिकल 45, यहाँ में अर्ली चाइल्डहुड केयर नेसेसरी माना जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में, जहाँ में बच्चों को 0 एज से लेके 6 ईयर्स तक वो लोग का अर्ली चाइल्डहुड को देखभाल करना, ठीक है, नेसेसिटी। नेक्स्ट, जापान गेट्स इट्स आयरन लेडी, ये जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे रिसेंटली आपका अर्ली लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेनाई तकाची, उसके बारे में बताया है। उसका जो डिसिसिव विक्ट्री जो हुआ है फरवरी 2026 में बाय द स्नैप इलेक्शन, उसके बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, सो आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड डिसॉल्विंग ऑफ द पार्लियामेंट इन द अर्ली 2026, ये जो तकाइची जो अभी फिलहाल जापान का लीडर है, वो अपना लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हासिल करने में
मतलब सफलता हुआ है। अराउंड 6 सीट, जैसे कि 316 सीट को वो सिक्योर कर सकता है। सो उसका जो सक्सेस इज ऑफन, उसका जो कैरिस्मेटिक है ना, सी इज़ ए वेरी गुड ऑरेटर ऑल्सो, वेरी गुड लीडर, एंड उसका जो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है वो बेसिकली इंटरेस्ट इन द हैवी मेटल एंड मोटरसाइकिल एंड हर डिसीजन फॉर द नेशनलिस्ट स्टैंड, ये पीपल को मतलब मोटिवेट किया है, और उसी के चलते एक अनएक्सपेक्टेड मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री वो ऑब्टेन किया है। ठीक है। सो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो बेसिकली मार्क्स द कंटिन्यूटी ऑफ द आपका शिंजो आबे है ना, और फॉरेन पॉलिसीज स्पेशली उसका मेन फोकस एरिया है। तो उसका फोकस में 3 बात में हम उसको डिवाइड करके स्टडी करेगा। पहले डोमेस्टिक पॉलिसी, वो एक एग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी को रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन फिर से करने वाला है। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में यूएस जापान का जो अलायंस है उसका एक्सटेंशन, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप और यूक्रेन के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। दूसरा डिफेंस सेक्टर में उसका मिलिट्री जो एक्सपेंडिंग है 2% ऑफ द जीडीपी को वो इंक्रीज कर दिया है, और आर्म्स एक्सपोर्ट बेसिकली टू काउंटर चाइना एंड नॉर्थ कोरिया वो भी इंक्रीज कर लिया है। ठीक है। सो एग्जाम के लिए पॉलिटिकल लिजिटिमेसी एंड स्नैप इलेक्शन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। सो ये आपका जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 7 के अंदर में, जहां में प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है उसको डिसॉल्व करते हुए फिर से नया मतलब मेजोरिटी हासिल करके फिर से पावर को बनाने में हक देता है। ठीक है। उसके बाद शिफ्ट इन द डिफेंस पोस्चर, जापान जो ज़्यादातर एक ऐसा स्टेट है जहाँ में वार से रिलेटेड कुछ भी चीज़ को ज़्यादातर वो लोग नेगेटिव मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखता है, लेकिन इस बार पहली बार ए सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है, जहाँ में दे हैव इंक्रीज देयर इनकम मतलब इंक्रीज देयर एक्सपेंसेस ऑन द डिफेंस एंड ऑल्सो सेल्फ डिफेंसेस फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, सो एक ये आर्टिकल बेसिकली पुश टू रिवाइज वो लोग का जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में वो लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पीस कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी एंड लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब डाइवर्शन देखने को मिला है। ठीक है। उसके बाद जेंडर और लीडरशिप के अंदर में सी इज ऑफन कंसिडर्ड एज ए आयरन लेडी आर्क्योटाइप्स। ठीक है। एक ऐसा मतलब लेडी है जो मस्कुलिन और फेमिनिनिटी को बैलेंस करने में कामयाब आता है। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक ट्रांसलेशन फ्रॉम द एक्सेसिव बजट डिसिप्लिन से थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी देखने को मिल रहा है उसके अंदर में। डन। नेक्स्ट एमसीक्यू, which article of Indian Constitution specifically prohibits employment of the children below the age of 14 years in any factory or mines? ये तो हो गया आपका आर्टिकल 24। ठीक है। Under the Bonded Labor System Act 1976, what happens to the debt of the person identified as a bonded laborer? अगर आप bonded laborer बोल के आइडेंटिफाई करने से आपका जितना भी लोन होगा इट विल बी डीम्ड टू बी एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली वाइप आउट किया जाएगा। और अगर आपका जो लोनर है वो जबरदस्ती आपसे लेने से तो उसको कोर्ट जो पनिश कर सकता है। The Child Labor Act of 2016 made the offense of employing a child in prohibited occupation। अगर ऐसे करने से क्या होता है, वो एक cognizable and non-bailable के अंदर में आ जाता है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इज यूनिक बिकॉज इट इज़ द ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू ऑफर ट्रेनिंग इन लैंड, एयर एंड वाटर एडवेंचर वर्टिकल्स। ठीक है, ये याद रखो। और ये कहाँ में है, ये आपका दिरांग में, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। फिर द कामिंग रिवर ए मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय विच नेम इन द स्टेट ऑफ असम? ये पूछा जा सकता है। ये इसको हम जय बराली कहता है, और समटाइम्स इन प्रोनाउंसिएशन जय बोराली भी कहा जाता है। उसके बाद मेंस में डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कोर्स ऑफ द कमिंग रिवर, ये डायरेक्ट आपका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। उसके बाद हाउ डू एक्टिविटीज लाइक एनसीसी राफ्टिंग नेशनल बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है, ये भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 का है पार्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद ट्रांजिशन फ्रॉम द बॉन्डेड लेबर, ये कम्प्लीटली आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है, ये पूछा जाएगा आप लोग को। ये जो कंसेप्ट है डिग्निफाइड लेबर है ना, उसका लेजिस्लेशन और ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ कम्युनिटी अवेयरनेस भी ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन ऑफर्ड अंडर आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में। कोशिश करिए आप लोग इसको बना के रखें। थॉट ऑफ द डे, सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। WP Kinsella. Okay, so with this thought, my dear student, keep studying and keep following the news. Okay, thank you.